यस, ओके। चलिए, हम लोग राउल्ट्स लॉ कर रहे थे। उसमें हमने जब वोलाटाइल लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया था, तो कैसे हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालते थे, वो हमने देखा। अब आज का जो पार्ट है उसमें मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें जो हमारा सॉल्यूट है, अगर मान लो वो भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, और दोनों के दोनों लिक्विड जो हैं वो वोलाटाइल है। ये भी वोलाटाइल लिक्विड है और ये भी वोलाटाइल लिक्विड है। ये सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है और सॉल्यूट भी वोलाटाइल है। तब क्या होगा? तो सपोज करो, जैसे मान लो मेरे पास, मान लो इस कंटेनर में प्योर ए लिक्विड था, प्योर ए लिक्विड। अब किसी को भी आप सॉल्यूट मान लो, किसी को सॉल्वेंट मान लो, तो यहाँ सरफेस पे केवल ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, सरफेस पे केवल ए के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल ए का होगा। ये जो वेपर्स होंगे केवल ए के होंगे, और इन प्रेशर को हम पी नॉट ए बोलेंगे, क्योंकि ये प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है, केवल ए है यहाँ पे। अगर हम बोलें कि दूसरे कंटेनर में सेम साइज का, अपना जैसा भी है, इसमें हमने लिक्विड बी लिया है, तो यहाँ पे सरफेस पे केवल बी के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पी नॉट बी, पी नॉट बी। तो अब यहाँ देखो, अगर मैं इन दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स कर दूं, कंटेनर का साइज वही सब सेम है, अगर इसी में मैं मिक्स कर दूं, तो जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो अब क्या होगा? सरफेस पे ए के भी मॉलिक्यूल होंगे, बी के भी मॉलिक्यूल होंगे, ए के भी मॉलिक्यूल होंगे, बी के भी मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल होंगे, जिससे जो नेट सरफेस एरिया है, जो पहले ए को अवेलेबल था उसमें कमी आ गई। जो नेट सरफेस था जो पहले बी को अवेलेबल था केवल, अब वहां पे ए भी आ गए, जिससे ए और बी दोनों के सरफेस एरिया में कमी आ गई, जिससे दोनों के वेपराइजेशन में कमी आ जाएगी और वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे अब जो वेपर होंगे उसमें क्या होगा? उसमें उसके वेपर प्रेशर को मैं पी नॉट ए अब नहीं बोल सकता। पी नॉट ए तो तब बोलूंगा जब ए प्योर फॉर्म में है, इसको बोलूंगा पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसे क्या बोलूंगा? पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि ए और बी दोनों हैं। तो अगर इन सॉल्यूशन बात करूं, क्योंकि दोनों वोलाटाइल हैं, तो हम दोनों के लिए राउल्ट्स लॉ लगा सकते हैं। देखो, इन सॉल्यूशन अगर बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, दोनों वोलाटाइल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आएगा? पी नॉट ए जीटा ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना आएगा? पी नॉट बी जीटा बी। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालूं तो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। सो टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए क्या? पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। एक का पार्शियल प्रेशर पूछे तो यहां से निकालोगे, टोटल पार्शियल प्रेशर पूछे तो ये फॉर्मूला आएगा, पी ए प्लस पी बी, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। समझ में आया? समझा? यस सर। ओके, अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, जरा समझो, एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोला, if 0.78 ग्राम बेंजीन, if 0.78 ग्राम बेंजीन
बेंजीन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 एंड 0.92 ग्राम टॉलिन, देखो दोनों वोलाटाइल लिक्विड दे दिए, ग्राम टॉलिन। टॉलिन C6H5CH3 are mixed then find first point। पहला क्वेश्चन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, पहले दोनों को अलग अलग पार्शियल वेपर प्रेशर निकालो। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर निकालो। सेकंड, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल निकालो। और आपको हिंट दिया कि जो पी नॉट ए है वो है 200 mmHg, प्योर फॉर्म का बता दिया। अब पी नॉट ए का मतलब आपका ये जो है समझो, ये टी पी नॉट टी यानी टॉलिन का, और पी नॉट बी यानी बेंजीन का जो प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है वो है 400 mmHg, ये आपको बता दिया है। तो देखो दोनों वोलाटाइल लिक्विड को मिक्स किया उसने, बेंजीन और टॉलिन को। पहले एक एक का पार्शियल पूछ रहा है, वेपर प्रेशर बताओ, फिर टोटल बताओ। तो अगर दोनों का मैं पार्शियल निकाल लूँ एक एक करके, टोटल में क्या, टोटल में दोनों को जोड़ दूंगा, खत्म कहानी। तो अगर मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालूं पीबी, तो उसका फॉर्मूला होगा पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। पी नॉट बी तो दिया है आपका 400, लेकिन जीटा बी कैसे निकलेगा, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन, ऐसे ही तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। इसका मतलब हमको दोनों के पहले मोल निकालने पड़ेंगे, बेंजीन और टॉलिन के। तो अब देखो बेंजीन का मास दिया है 0.78, मोलर मास निकालना होगा। तो अगर देखो जब मोलर मास निकालूंगा बेंजीन का, तो C6H6 6 कार्बन है तो 6 इंटू 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 इंटू 1, ये हो गया 78 ग्राम। और मोलर मास ऑफ टॉलिन देखो C6H5CH3, ठीक है, तो 6 7 कार्बन है तो 7 इंटू 12 प्लस 5 और 3 8 हाइड्रोजन है तो 8 इंटू 1, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका समवॉट, इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 92 के करीब, क्योंकि हाँ बराबर 92, 92 आएगा मोलर मास। दोनों का मोलर मास निकाल लिया। अब दोनों का मोल भी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना, मास अपॉन मोलर मास। मास बेंजीन का 0.78, मोलर मास आया 78, इसका मतलब ये आ गया 0.01, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन बताएं, तो मास कितना है 0.92, 0.92 अपॉन 92, ये भी आ गया 0.01, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो देखो यहाँ पे हम बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.01, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.01, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन 0.01, यानी 0.01 अपॉन 0.02 यानी 1/2 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकल आया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन तो मैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन करके निकाल लूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो अगर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आधा आया तो 1 में से आधा माइनस करो, टॉलिन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन 1/2 आया है। अब यहाँ रख दो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, पी नॉट बी कितना 400, और जीटा बी कितना आ जाएगा आपका, जीटा बी आया है 1/2, इसका मतलब ये आ गया 200। तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर आ गया 200। अच्छा टॉलिन का पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा, पी नॉट टी जीटा टी, पी नॉट टी कितना है 200 और जीटा टी भी होगा 1/2, यानी आ गया 100, आ गया 100 mmHg। तो देखो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर 200 आया, टॉलिन का आया 100। इसका मतलब अगर मैं पीटी बोलूं टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा, तो बेंजीन का आया है कितना 200, ठीक है, और टॉलिन का आया है 100, तो टोटल वेपर प्रेशर हो गया 300।
देखो बेंजीन का भी बेटा देखो, बहुत ध्यान से देखो, प्योर फॉर्म में बेंजीन था 400, अब सोल्यूशन में बेंजीन है 200, प्योर फॉर्म में टॉलिन का था 100 और 200, अभी 100, इन दोनों के प्रेशर घट गए, टोटल आ गया 300। समझ में आया क्या? समझा? सिंपल सा मोल कंसेप्ट लगेगा और कुछ नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, एक दो। अगला क्वेश्चन है, अपने को एथेनॉल और मेथेनॉल दो वोलाटाइल लिक्विड को का मिक्सचर दिया है। एथेनॉल प्लस मेथेनॉल, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। एथेनॉल का अपने को 3 मोल दिया है, मेथेनॉल का अपने को 1 मोल दिया है। ठीक है। प्योर एथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म का, वो दिया है 55 mmHg, आसान सा क्वेश्चन। और प्योर मेथेनॉल का जो वेपर प्रेशर दिया है वो दिया है 50 mmHg, 50 mmHg। बोल रहा है कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो चलिए साहब, टोटल वेपर प्रेशर का मतलब दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम, यानी टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल। पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेनॉल कैसे होगा? पी नॉट ई जीटा ई, और पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल कैसे होगा? पी नॉट एम जीटा एम। तो पी नॉट ई कितना दिया है? 55 रख दिया। जीटा ई यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का मोल अपॉन टोटल मोल, एथेनॉल का मोल है 3, टोटल मोल 3 और 1 4, तो 3/4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल कितना दिया है प्योर फॉर्म में? 50। और जीटा एम कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मेथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? मेथेनॉल का मोल अपॉन टोटल मोल, मेथेनॉल का मोल दिया है 1, टोटल मोल यहाँ भी होगा 4। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 215 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब आ जाएगा ये 53.7 mmHg। ये आ गया टोटल वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इस तरह से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। ऐसे कई सारे मैंने न्यूमेरिकल उसमें कराया है, आप देख लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं बेटा कि जब देखो, जब दोनों लिक्विड जब वोलाटाइल होते हैं जिनको हम मिक्स करते हैं, तो या तो दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन आइडियल बनता है, या तो दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन नॉन आइडियल बनता है। यानी जब राउल्ट्स का ही स्पेशल केस है ये, कि जब हम ए और बी जो दोनों लिक्विड अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल हैं, तो दोनों को जब मिक्स करूंगा ना, तो या तो दोनों को मिलाने पे सॉल्यूशन आइडियल बनेगा, या तो दोनों को मिलाने पे सॉल्यूशन नॉन आइडियल बनेगा। तो फॉर एग्जांपल देखो, स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। देखो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सपोज करो जैसे मेरे पास एक लिक्विड ए है, ये भी वोलाटाइल है, प्योर लिक्विड ए है ये, क्योंकि यहाँ बी है ही नहीं। और ये आपका प्योर लिक्विड बी है, तो सरफेस पे केवल बी ही होंगे, यहाँ प्योर लिक्विड बी है। मान लो इसका वॉल्यूम जो है आपका V1 है, इसका V2 है। तो होगा क्या, जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो अपने को पता है सरफेस पे ए और बी दोनों आ जाएंगे। अब यानी जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें ए और बी, यानी पहले ए और ए के बीच में बॉन्ड था,
बी लिक्विड में केवल बी और बी के बीच में बॉन्ड था, पर जब ए बी सोल्यूशन बना तो ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बना। इसका मतलब जब ये सोल्यूशन बनेगा तो हो क्या रहा है, ए और ए के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। और बी के भी बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ पे नया बॉन्ड ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा है। तो अपने को पता है बॉन्ड ब्रेकिंग इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ए और ए के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, हीट देना पड़ेगा। मान लो ए और ए के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपने हीट दिया 20 किलो जूल, बी और बी का बॉन्ड ब्रेक हुआ 30 किलो जूल। तो टोटल तुमने हीट दिया ए और बी के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 50 किलो जूल। तो अगर जब ए और बी में नया बॉन्ड बना और 50 किलो जूल ही एनर्जी रिलीज हो जाए, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन तो एक्सोथर्मिक होता है, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो तुमने जो टोटल दिया 50 किलो जूल तोड़ने के लिए, और जब सॉल्यूशन बना तो अगर वहां से 50 किलो जूल निकल जाए, ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल। यानी अगर डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो आए, यानी दोनों को मिक्स करने पर अगर एंथैल्पी में चेंज जीरो आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल। यानी अगर डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करूं, बात समझिएगा, कि अगर डेल्टा एच मिक्सिंग, हीट मिक्स करने के बाद हीट, तो अगर डेल्टा एच मिक्सिंग दोनों को हीट करने के बाद डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो आ जाए, तो इसका मतलब सॉल्यूशन आइडियल कहलाता है। और अगर डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो ना आए, ठीक है, तब सॉल्यूशन नॉन आइडियल कहलाता है। कई सारी कंडीशन होती है, एक एक कंडीशन तो समझिए। कि आइडियल में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, यानी जब ए और बी ना तो हीट रिलीज होगी ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब ए और बी को तोड़ने के लिए जितनी हीट दिया गया था, नया सोल्यूशन बनते उतनी हीट रिलीज हो गई। तो ना तो डेल्टा एच प्लस रहा ना डेल्टा एच माइनस रहा। अब सपोज करो अगर ए और बी को तोड़ने के लिए हमने टोटल 50 दिया और रिलीज हो गई 60, इसका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं हुआ। या रिलीज हो गई 50 दिया, रिलीज हुई 40 ही रिलीज हुई, डेल्टा एच निगेटिव आया, तब भी डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं हुआ। तो आइडियल सोल्यूशन के बनते समय डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है, पहली कंडीशन। दूसरा डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करूं अगर मैं, वॉल्यूम में मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, अगर दो ए और बी को मिलाने पर डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो हो, तो मुझे होस्ट बना दीजिए 2 मिनट के लिए, बस डिस्कनेक्ट हो गया था।
डायरेक्ट दिया है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है आपका। आइडियल सॉल्यूशन के बनते समय जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है जीरो होता है, यानी जब हम ए और बी को मिलाएंगे ना तो हीट रिलीज होगी ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी। मतलब भाई ए, जब ए बी बनेगा तो ए और ए के बीच का बॉन्ड टूटेगा, बी और बी के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ए और बी में नया बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो हमने ए और ए के बॉन्ड तोड़ने के लिए 20 किलो जूल हीट दिया, बी और बी के बॉन्ड तोड़ने के लिए 30 दिया, तो टोटल दिया 50 किलो जूल। और ए और बी में जब नया बॉन्ड बना तो मान लो 50 किलो जूल ही रिलीज हो गई। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो आ गया, ना तो हीट एब्जॉर्ब हुई ना तो हीट रिलीज हुई। ऐसे अगर डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो, लेकिन अगर डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन आइडियल। डेल्टा वी मिक्सिंग, अगर ए और बी को मिलाने पर वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, मतलब ए का अगर 10 ml है, बी का 1 ml है, तो मिलाने से पहले टोटल वॉल्यूम 11 ml है, मिलाने के बाद भी टोटल वॉल्यूम 11 ही रहे, तो इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो हो गया। लेकिन अगर ए का 10 ml बी का 1 ml मिलाने के बाद 11.1 11.2 हो जाए या 10.9 10.8 हो जाए तो उसको बोलते हैं नॉन आइडियल। कैसे होगा सब अभी आपको बाद में समझ में आएगा कि कैसे वॉल्यूम घट रहा है कैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, नॉन आइडियल। ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो जिससे हम आइडियल और नॉन आइडियल को डिसाइड करते हैं वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। फिर अभी दोनों को डिटेल करेंगे अलग अलग, आइडियल और नॉन आइडियल को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो देखो, अगर ए और ए के बीच में जितना फोर्स ऑफ, अब यही तुमको वॉल्यूम का फंडा समझ में आ जाएगा। ए और ए के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही लिक्विड बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उतना ही ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बनने वाला सोल्यूशन हमेशा आइडियल होगा। भाई देखो, ए और ए के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना ही ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब ना तो वॉल्यूम घटा ना तो वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है। लेकिन ये है आइडियल की कंडीशन, ये है आइडियल। ये सारी कंडीशन भी पूछी जाती हैं आपसे, आइडियल। लेकिन अगर ए और ए के बीच में फोर्स जो है ज्यादा है ए और बी के बीच में फोर्स से, ठीक है, या फिर मतलब पूरा ए और ए के बीच में फोर्स ज्यादा है ए और बी से, या फोर्स कम है ए और बी से, ठीक है, तो बनने वाला सॉल्यूशन नॉन आइडियल होता है। तो बनने वाला सॉल्यूशन मतलब कि अगर सारे लिक्विड ए के बीच जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही लिक्विड बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना ही ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल होता है। बाकी अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए क्या है, बी और बी से ज्यादा है, या बी और बी का ए और ए से ज्यादा है, कम है, तब सॉल्यूशन क्या बनता है, नॉन आइडियल। तो अब एक एक को डिटेल में समझाते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये तो अब बेसिक बातें बताया आपको कि आइडियल सोल्यूशन के बनते समय डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है, और लिक्विड ए लिक्विड बी और सोल्यूशन ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सेम होता है, तब सोल्यूशन क्या बनता है, आइडियल। बाकी सारे कंडीशन में नॉन आइडियल। तो जैसे देखो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल का। अब डिटेल में करते हैं, जरा समझो। अगर आपसे कोई रफली पूछे भैया आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, तो आप बोलोगे ऐसे सोल्यूशन जिनके लिए राउल्स लॉ एप्लीकेबल होता है उनको हम आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। यानी हमने ए और बी को मिलाया था तो हम ए के लिए भी राउल्स लॉ लगा ले जाएं और बी के लिए भी राउल्स लॉ लगा ले जाएं, उसको आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है, तो वैसे आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जो जिसके लिए राउल्स लॉ एप्लीकेबल होता है उसको आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, जिसके लिए राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। राउल्स लॉ एप्लीकेबल का मतलब ए और बी दोनों पार्ट के लिए हम राउल्स लॉ लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर विच राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल, फॉर विच राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल।
जिनके लिए राउल्स लॉ आप लगा सकते हो उनको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब हम लिक्विड ए के लिए भी राउल्स लॉ लगा लेंगे, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, और लिक्विड बी के लिए भी राउल्स लॉ लगा सकते हैं, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। इसका मतलब पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए होगा आइडियल के लिए, और जो पी बी होगा वो पी नॉट बी जीटा बी के बराबर होगा। आइडियल के लिए राउल्स लॉ आप लगा सकते हो। देखो हमने ए के लिए भी राउल्स लॉ अप्लाई कर दिया और बी के लिए भी राउल्स लॉ अप्लाई कर दिया। सेकंड पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन में? जीरो, सब जीरो होता है। डेल्टा डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है? जीरो। इसका मतलब अगर ए का मेरे पास 10 ml है और बी का मेरे पास 1 ml है, तो मिलाने से पहले टोटल वॉल्यूम 11 ml था, तो मिलाने के बाद भी 11 ml ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। और क्यों बढ़ घट नहीं रहा है? उसका रीजन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जितना लिक्विड ए और ए के बीच में फोर्स है उतना ही बी और बी के बीच में फोर्स है, उतना ही ए और बी के बीच में फोर्स है। इसीलिए क्या, ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो वॉल्यूम घटेगा। तीसरा पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? जीरो, यानी ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना तो हीट रिलीज होगी इसके बनते समय। और ऐसा भी क्यों हो रहा है? वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जितना ए और ए के बीच में फोर्स है उतना ही बी और बी के बीच में फोर्स है, उतना ही ए और बी के बीच में फोर्स है। तो जितना यहाँ पे हम एनर्जी देंगे तोड़ने के लिए उतना ही यहाँ से निकल जाएगी। इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? जीरो होगा। नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। एंड फोर्थ वन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ क्या होता है? ए और ए लिक्विड में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के बीच में होता है, और उतना ही ए और बी के बीच में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है। क्या कंडीशन आइडियल की? यही होती है। अब बात आती है एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, किन सॉल्यूशन को हम आइडियल बोलेंगे? तो कुछ एग्जांपल ध्यान रखना कि अगर हम सेम होमोलॉगस सीरीज के मेंबर को आपस में मिक्स करें तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है, यानी मिक्सचर ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज। मिक्सचर ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज, सेम होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपसे, जैसे हमने ले लिया बेंजीन और टॉलीन, तो देखो बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये आइडियल बनाएगा। और ध्यान रखना कि अगर बेंजीन में 6 कार्बन है तो टॉलीन में देखो 7 है। अगर कोई ऐसा एरोमेटिक ले लोगे ना जिसमें 8 कार्बन होगा, अगर बेंजीन में 6 है तो अपने को 7 वाला ही एरोमेटिक चाहिए। 8 वाला 9 वाला लोगे तो उसको होमोलॉगस नहीं बोलते। होमोलॉगस का मतलब केवल CH2 का अंतर हो, ठीक है। जैसे मेथेनॉल और एथेनॉल बोथ आर अल्कोहल, तो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो मेथेनॉल में 1 कार्बन तो एथेनॉल में 2। अब तुम ऐसा मत कर देना कि सर क्या मेथेनॉल और प्रोपेनॉल भी आइडियल बनाएंगे क्या? नहीं नहीं भैया, मैं बोल रहा हूँ सेम होमोलॉगस सीरीज। सेम होमोलॉगस का मतलब केवल 1 कार्बन का अंतर होना चाहिए, 1 कार्बन का अंतर होना चाहिए। तो अगर मेथेनॉल में 1 कार्बन तो हमें एथेनॉल ही लेना है, प्रोपेनॉल नहीं ले लेना है, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल इसमें C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड, सेम होमोलॉगस सीरीज का मेंबर, बोथ आर एल्काइल हैलाइड, ठीक है, बोथ आर एल्काइल हैलाइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये भी क्या होंगे? कार्बन ही फैमिली से कार्बन और सिलिकॉन बिलोंग करते हैं। तो सेम होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड को आपस में मिक्स करोगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आया? ओके, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसको भी जरा देखो। ग्राफ कैसे बनेगा जरा समझो। अगर मैं इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर लेता हूं, बहुत ध्यान समझना, यहां हमने लिया वेपर प्रेशर, ग्राफ को अच्छे से समझना, इधर भी हमने ले लिया वेपर प्रेशर,
वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन। तो इधर चलने पर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इधर चलने पर बी का बढ़ेगा। रीजन क्या होता है, जिधर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उधर बी का कम होगा ना, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। यानी इधर चलने पर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और बढ़ते 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 ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम, और बी का 0 हो गया। तो इस पॉइंट पे जीटा बी 0 हो गया और जीटा ए 1 हो गया, यानी ए अपने प्योर फॉर्म में आ गया। लेफ्ट साइड चलने पर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ए का लगातार घट रहा है, तो ए का घटते घटते इस पॉइंट पे ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, तो बी का बढ़ते बढ़ते मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, यानी बी अपने प्योर फॉर्म में आ गया इस पॉइंट पे। तो एक बात बताओ, अपने पास लिक्विड ए था, लिक्विड बी था, ए और बी दोनों के लिए राउल्स लगेगा, तो इसका मतलब लिक्विड ए क्या था, लिक्विड ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर होगा जीटा ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो राइट साइड चलने पर जीटा ए बढ़ रहा है, तो राइट साइड चलने पर ए का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और इस पॉइंट पे आके देखो ए अपने प्योर फॉर्म में आ गया, बी है ही नहीं, इसका मतलब ये वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। ठीक है। अच्छा, अपने को पता है वेपर प्रेशर होता है भाई, राउल्स लॉ तो यही बोलता है, और आइडियल के राउल्स लॉ लगा लेते हैं। इसका लेफ्ट साइड चलने पर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आपका लेफ्ट साइड चलने पर बी का क्या बढ़ेगा, वेपर प्रेशर। और इस पॉइंट पे आके बी में प्योर फॉर्म में आया है, ये वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी, और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। ये पी बी जोड़ दूं तो ये लाइन देगी टोटल वेपर प्रेशर पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये टोटल देगी। समझ आया? समझा? यस सर। ओके, चलिए अब आते हैं अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। अब आते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। चलिए बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, अपने को पता है फॉर विच राउल्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, फॉर विच राउल्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, जिनके लिए हम राउल्स लॉ नहीं लगा सकते, इज नॉट अप्लीकेबल, जिनके लिए हम राउल्स लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, इसका मतलब हम लिक्विड ए के लिए भी राउल्स लॉ नहीं लगा पाएंगे, यानी पी ए जो होगा वो पी नॉट ए जीटा ए के बराबर नहीं होगा। जो पी बी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वो भी पी नॉट बी जीटा बी के बराबर नहीं होगा। लेकिन जो टोटल प्रेशर होगा ना बेटा, वो नॉन आइडियल में भी पीए और पीबी के बराबर ही होगा। यही बच्चे गलत करते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ भी ऐसे कट मार देते हैं, अरे ऐसा थोड़ी है। पीए जो है, पीए जो है वो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर नहीं है, ठीक है, तो लेकिन कुछ तो होगा। पीबी जो है पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं है, बट कुछ तो आएगा, तो टोटल तो पीए प्लस पीबी को जोड़ने से ही आएगा ना। भाई इसको राउल्स लॉ बोलते हो, ये तो डाल्टन्स लॉ है, ये तो डाल्टन्स लॉ है, ये थोड़ी राउल्स लॉ है। टोटल प्रेशर पीए प्लस बीपी, राउल्स लॉ तो ये और ये है। तो भाई यहाँ पे नॉन आइडियल में जो पीए है वो पी नॉट ए जीटा ए के बराबर नहीं होगा, पीबी है जो पी नॉट बी जीटा बी के बराबर नहीं होगा। अरे भाई बराबर नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, ठीक है। लेकिन जब टोटल प्रेशर निकालूंगा तो तब तो हमको पीए और पीबी को जोड़ना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी राउल्स लॉ है। ठीक है। अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बनते समय डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है,
नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर मिलाने के पहले टोटल वॉल्यूम ए का वॉल्यूम 10 ml था, बी का 1 ml था, तो मिलाने से पहले अगर टोटल वॉल्यूम 11 है तो हो सकता है मिलाने के बाद 11.1 11.2 हो जाए, या 10.9 10.8 हो जाए, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तीसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा नॉन आइडियल में। ठीक है, इसका मतलब आइडियल सोल्यूशन के बनते समय या तो हीट एब्जॉर्ब हो सकती है या तो हीट इवॉल्व हो सकती है। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि यार अगर डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं है, तो या तो 0 से ज्यादा होगा या तो 0 से कम होगा, या तो 0 से ज्यादा होगा या तो 0 से कम होगा। भाई अगर पी ए पी नॉट ए जीटा ए के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो या तो इसका मतलब पी ए पी नॉट ए जीटा ई से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। यहां से एक बात समझ में आती है कि इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, जहां ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आएंगी, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन, जहां ये सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आएंगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, विद पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। विद नेगेटिव डेविएशन दो तरह के हैं, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन। चलो अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग। तो पहला है अपना नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो, अब पॉजिटिव डेविएशन का पहला पॉइंट, भाई यहां सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां जो लिक्विड ए और ए के बीच में फोर्स होगा ना, वो ज्यादा होगा ए और बी से, और लिक्विड बी और बी के बीच में भी जो फोर्स होगा वो भी ज्यादा होगा ए और बी से। यानी सॉल्यूशन ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और ए और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसका मतलब दिमाग लगाओ कि अगर सपोज करो ए और ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ए और ए के मॉलिक्यूल पास पास होंगे, लेकिन ए बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये दूर दूर होंगे। कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दूर दूर होंगे, इसीलिए तो वॉल्यूम बढ़ गया ना अपना, इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज कर गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या सीन होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में ए और ए के बीच में फोर्स ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ए और बी। सेकंड पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पे सब ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0। वॉल्यूम में चेंज क्या होगा? ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा? पॉजिटिव, हर चीज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। यानी हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब, यानी ग्रेटर देन 0 का मतलब एंथैल्पी पॉजिटिव आ गई, तो हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि बताइए नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन के सॉल्यूशन के बनते समय टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो बच्चे थोड़ा डाउट में आ जाते हैं, उनको लगता है यार हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। नहीं, आप ये सोचो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के सॉल्यूशन के बनते समय हीट एब्जॉर्ब हुई क्यों? क्या जरूरत पड़ गई हीट को देने की मुझे?
इसका मतलब सोल्यूशन के बनते समय टेम्परेचर डिक्रीज कर गया होगा, इसीलिए मुझे हीट देना पड़ा। तो ध्यान रखना इस बात को, दिस सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, नो डाउट हीट एब्जॉर्ब हुआ है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, लेकिन पूछे बताओ नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन के सोल्यूशन के बनते समय टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो लगता है डेल्टा एच पॉजिटिव है टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नहीं, आप डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों हुआ उसके रीजन पे पहुंचो। हीट भाई हमको देना ही क्यों पड़ा, इसका मतलब सोल्यूशन के बनते समय टेम्परेचर डिक्रीज हो गया होगा, इसीलिए हमको हीट देना पड़ा। तो दिस सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। इस सॉल्यूशन के बनते समय टेम्परेचर कम हो गया होगा, इसीलिए हमको हीट देना पड़ा। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, भाई नॉन आइडियल है तो पीए जो है पी नॉट ए एक्स के बराबर तो नहीं होगा, तो भाई पॉजिटिव डेविएशन है, पक्का पीए जो होगा वो पी नॉट ए जीटा ए से बड़ा होगा, पॉजिटिव डेविएशन है ना। और जो पीबी भी होगा वो पी नॉट बी जीटा बी से बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो, अगर आपको आइडियल वाला ग्राफ याद हो अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, इधर आपका आ गया मोल फ्रैक्शन, राइट साइड चलने पर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है और लेफ्ट साइड चलने पर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो राइट साइड चलने पर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो बी का घट रहा है, बी का घटते घटते इस पॉइंट पे आके 0 हो गया, तो एक्स ए का बढ़ते बढ़ते 1 हो गया। इधर ए का घट रहा है लेफ्ट साइड चलने पर, इस पॉइंट पे आके बी का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम हो गया तो ए का 0 हो गया। तो याद करो, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो याद करें, राइट साइड चलने पर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो ए का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट साइड चलने बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो बी का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और ये टोटल था। बट ये ग्राफ तो बेटा याद करो, ये लाइन पीए थी और ये लाइन पीबी थी। ये लाइन पीए कब होगी, जब पी नॉट ए, पीए इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए होगा ना। ये लाइन पीबी कब होगी, जब पी नॉट बी जीटा बी होगा ना, तब तब ये लाइन पीए इक्वल टू पी नॉट बी। ये तो आइडियल का ग्राफ है, अपना तो पीए पी नॉट ए जीटा ए से बड़ा है, इसका मतलब अपना पीए अगर पी नॉट ए जीटा ए से बड़ा है तो ये लाइन नहीं, थोड़ा ऊपर से ऐसे पॉजिटिव डेविएशन लेती हुई लाइन बनाओ। ये लाइन अपने को पीए देगा पॉजिटिव डेविएशन। पीबी जो है पी नॉट बी जीटा बी के बराबर नहीं है, बड़ा है, तो पीबी को पॉजिटिव डेविएशन कुछ ऐसा बनाओ, ये कुछ ऐसा ग्राफ, और टोटल भी यहां से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा यहां से मिलेगा, कुछ ऐसा ये ग्राफ होगा पॉजिटिव डेविएशन लेता हुआ। बताइए ग्राफ समझ में आया कि नहीं। येलो लाइन आइडियल की है, बट अपना सोल्यूशन तो आइडियल है ही नहीं। ठीक है, नहीं समझा ग्राफ। अरे बाबा येलो येलो लाइन देखो ना यार, येलो लाइन तो आइडियल का ग्राफ था ना, अभी पिछला वाला फिर कैसे समझ में आ गया जब ये वाला नहीं समझा था। येलो लाइन जो है वो आइडियल को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये जो येलो लाइन है, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली येलो लाइन ये पीए को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन ये पीए कब पीए है, जब पीए पी नॉट ए जीटा ए के बराबर था। आइडियल सोल्यूशन में राउल्ट्स लॉ लगता है, तो पीए पी नॉट ए जीटा ए के बराबर होता है। बेटा ये लाइन जो है ये पीबी थी, लेकिन कब, जब पीबी पी नॉट बी जीटा बी के बराबर था, आइडियल सोल्यूशन। बट नॉन आइडियल में तो पीए पी नॉट ए जीटा बी के बराबर ही नहीं होगा। अब हम पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं तो पीए पी नॉट ए जीटा ए से बड़ा होगा, पीबी पी नॉट बी जीटा बी से बड़ा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो पीए जो है, ये लाइन जो पीए थी, अब ये पीए नहीं होगा, इसके ऊपर से जाएगी पॉजिटिव डेविएशन। तो हमने देखो पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन बनाया कुछ ऐसा, पीबी या येलो लाइन पीबी नहीं होगी, इसके ऊपर से जाएगी पॉजिटिव डेविएशन, और टोटल भी ऊपर से आएगा पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया अभी? अभी तो डाउट नहीं है? ओके, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव। और जो मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट एंट्रेंस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन। तो आपको जितने मैं एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ उतना बिल्कुल रटना पड़ेगा कि कौन पॉजिटिव का एग्जाम्पल है, कौन निगेटिव का एग्जाम्पल है। तो अगर तुम पॉजिटिव वाला रट लोगे तो निगेटिव वाला रटने की जरूरत नहीं है, कोई एक तो रटना पड़ेगा एग्जाम, आप ये मैंडेटरी है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। क्योंकि आइडियल का एग्जांपल याद करना बड़ा आसान था, क्योंकि
होमोलॉगस सीरीज को मिक्स करने पर आइडियल बनता था, तो बड़ा आसान था याद करना। एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, यानी किनको किनको मिलाने पर नॉन आइडियल और पॉजिटिव डेविएशन का सोल्यूशन बनता है। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वही वही एग्जाम्पल लिखूंगा। एसीटोन प्लस एथेनॉल, इसको मिलाने पर पॉजिटिव डेविएशन का सोल्यूशन बनता है, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन C6H6, वाटर प्लस एथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन, वाटर प्लस मेथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉलीन, साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल। ये इतने एग्जाम्पल बिल्कुल आपको रट्टा मारना है पॉजिटिव डेविएशन के। एसीटोन के साथ अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजीन, ये तीनों पॉजिटिव डेविएशन। वाटर के साथ कोई भी अल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन, और टॉलिन प्लस CCl4, साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल, ये पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है, याद करना पड़ेगा आपको। और ये एसीटोन वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, तो शुरू के 3 काफी इंपॉर्टेंट है जो आपसे, क्योंकि अभी देखना निगेटिव डेविएशन में भी एसीटोन आएगा, बट ध्यान रखना एसीटोन का कॉम्बिनेशन, अगर एसीटोन का कॉम्बिनेशन कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन और अल्कोहल के साथ है तो पॉजिटिव डेविएशन। बाकी इन तीनों को छोड़ के किसी एसीटोन के साथ कुछ और लिखा है, लाइक एनिलीन लिखा है, क्लोरोफॉर्म लिखा है, तो वो हो जाएगा निगेटिव डेविएशन का। तो आपको एग्जांपल याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। चलिए अब आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जस्ट उल्टा कर दो। ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए और बी, या बी और बी लिक्विड के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन कंपैरिजन टू ए और बी। यानी ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, और आई एम सॉरी, ये तो पॉजिटिव वाला हो गया। नेगेटिव डेविएशन बनाना है ना, तो वॉल्यूम घटाना है, इसका मतलब ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दो। जब अगर समझो ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो मान लो ये इतनी दूरी पे है, और ए और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो ए और बी क्या हो गए, पास आ गए, पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो गया, इसलिए नेगेटिव डेविएशन। यही याद रखना है आपको। तो पहला ये हो गया। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा, निगेटिव डेविएशन है तो वो लेस देन 0 होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो भी लेस देन 0 होगा, सब नेगेटिव डेविएशन में लेस देन 0 होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग भी लेस देन 0 का मतलब हीट इज रिलीज्ड, यहाँ क्या होगा, हीट इज रिलीज्ड, यहाँ पे हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होने का मतलब क्या है कि दिस सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इस सॉल्यूशन के बनते समय टेम्परेचर इंक्रीज हो गया होगा तभी हीट रिलीज हुई है। ध्यान रखिएगा, दिस सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इस सॉल्यूशन के बनते समय टेम्परेचर बढ़ गया होगा, तो बहुत गड़बड़ होता है यहाँ पे, लगता है हीट रिलीज हो गई और टेम्परेचर घट गया होगा, नहीं भैया, आपको रीजन जानना पड़ेगा हीट रिलीज हुई क्यों। ठीक है, अगला पॉइंट, यहाँ पे भाई नॉन आइडियल राउल्स लगेगा नहीं, तो यहाँ पे भी तो जो पी ए होगा पी नॉट ए एक्स ए के बराबर नहीं होगा, तो भाई नेगेटिव डेविएशन है तो पी ए पक्का पी नॉट ए एक्स ए से छोटा होगा, और जो पीबी भी होगा वो भी पी नॉट बी जीटा बी से छोटा ही होगा, नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो अब आपको देखो बहुत तेजी समझ में आ जाएगा। इधर हमने वेपर प्रेशर ले लिया, इधर हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन, इधर चलने पर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इधर चलने पर बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे आके ए अपने प्योर फॉर्म में आ गया और बी घटते घटते 0 हो गया, इधर आके बी अपने प्योर फॉर्म में इस पॉइंट पे आ गया और ए घटते घटते 0 हो गया। और ये लाइन याद करो, ये लाइन आपका आइडियल सॉल्यूशन का था,
जब ये पी नॉट ए हुआ करता था और ये लाइन पी ए देती थी। ये लाइन पी ए कब थी? जब पी ए पी नॉट ए एक्स ए के बराबर हो। ये लाइन पी बी कब थी? जब पी बी पी नॉट बी एक्स बी के बराबर और ये टोटल था। बट यहां तो निगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब पी ए पी नॉट ए जीटा से छोटा है, तो पी ए ऐसे नीचे से जाएगा, निगेटिव डेविएशन। पीबी भी ऐसे नीचे से जाएगा, निगेटिव डेविएशन। और टोटल भी ऐसे नीचे से जाएगा, निगेटिव डेविएशन। आई होप ग्राफ समझ में आ गया होगा। समझा? यस, ओके। चलिए अब इसके भी एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। इसके भी एग्जाम्पल क्या है? नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? देखो एग्जाम्पल के तौर पे एसीटोन, देखो यहां भी एसीटोन आता है, इसलिए एसीटोन वाला ज्यादा पूछते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, ठीक है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन का। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे वॉल्यूम कम हो जाता है। क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसा होता है, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन, और CHCl3। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ए और बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और जब ए और ये ए है और ये लिक्विड बी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। अगला एसिटिक एसिड प्लस मेथेनॉल। एसिटिक एसिड यानी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर अल्कोहल है तो वो निगेटिव डेविएशन का सोल्यूशन है। प्लस एथेनॉल, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर के साथ मिनरल एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। CCl4 प्लस डाई इथाइल ईथर, C2H5O, CCl4 प्लस डाई इथाइल ईथर। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ये सब नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन दोनों कवर कर दिया, आइडियल और नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूं, कि चाहे नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का सोल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बहुत ध्यान समझना। एक पॉजिटिव का एग्जांपल लेते हैं, पॉजिटिव वाटर प्लस एथेनॉल। बहुत ध्यान समझना। अपने को पता है ये भाई, ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है, और हमने अभी इसको एग्जांपल किसमें पढ़ा था? ये नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल था, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन। और अपने को एक बात पता है, वाटर और अल्कोहल दोनों लिक्विड आपस में कैसे हैं? ये दोनों लिक्विड ए एंड बी जो है आपस में मिसिबल लिक्विड हैं, ये मिसिबल लिक्विड है, आपस में मिक्स हो जाते हैं। और देखो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर भी है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेल्सियस। तो याद करो, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर हमको दो लिक्विड हैं जो आपस में मिसिबल हैं और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है, तो दोनों लिक्विड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसी टेक्निक होती है जिसमें दो लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाएं और जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो, उनको हम आराम से अलग कर सकते हैं। क्योंकि जब दोनों को हम हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होगा वो पहले उबल जाएगा, फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो बच जाएगा। लेकिन खास बात क्या है, देखो अब देखो एक निगेटिव का भी एग्जांपल दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा फील आ जाएगी। जैसे एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल, ये नेगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल और नेगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन है। इसके लिए भी अगर मैं इसको लिक्विड ए मान लूं, लिक्विड बी मान लूं, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस होता है और एथेनॉल का तो 80 डिग्री सेल्सियस। यानी निगेटिव डेविएशन में जो ए और बी है वो आपस में मिसिबल भी हैं और साथ ही साथ उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो दोनों कंपोनेंट होते हैं वो आपस में मिसिबल भी होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस भी होता है, फिर भी हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यानी वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
भले दोनों मिसिबल लिक्विड है, भले दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है, लेकिन हम फ्रैक्शनल, हाँ कोई और टेक्निक लगा के अलग कर सकते हो आप, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की टेक्निक लगा से नहीं अलग कर सकते। यानी वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जबकि दोनों लिक्विड मिसिबल भी हैं, ए और बी मिसिबल भी है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है। यही तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल होता है कि ऐसे दो मिसिबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो, उन दोनों को अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में मिसिबल भी होते हैं भाई। और इवन इवन क्या है भाई, मिसिबल क्यों है भैया? ए और बी में नॉन आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा या कम होगा, तो मिसिबल तो होंगे ही होंगे, साथ ही बॉइलिंग पॉइंट में अंतर भी है, तो इसको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमको अलग कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगा पाते। रीजन क्या होता है, जब आप इन दोनों को हीट करते हो, बॉयल करते हो, तो दोनों कंपोनेंट एक कॉमन टेम्परेचर पे एक साथ उबल जाते हैं, ठीक है, इसीलिए हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाते। और ऐसे मिक्सचर जिसमें जो दोनों लिक्विड है वो आपस में मिसिबल भी हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर भी हो, लेकिन फिर भी हम उस मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से नहीं सेपरेट कर पाते, ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यानी ऐसे मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट आपस में मिसिबल हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस भी हो, फिर भी उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा के अलग नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि होता क्या है, जब इसको हम उबालना स्टार्ट करते हैं तो वाटर और एथनॉल ये दोनों एक ही कॉमन टेम्परेचर पे एक साथ बॉयल हो जाते हैं, जिससे हम इनको अलग नहीं कर पाते। और अगर कोई भी दो लिक्विड जो आपस में मिसिबल है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों कंपोनेंट एक कॉमन टेम्परेचर पे एक साथ उबल जाते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। और जिस कॉमन टेम्परेचर पे वो एक साथ उबलते हैं, वो कॉमन टेम्परेचर या तो दोनों के रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है या तो दोनों के रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। और वो कॉमन टेम्परेचर डिपेंड करता है कि दोनों का तुमने कंपोजिशन क्या लिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाले की बात करूं, तो अगर मैं एथनॉल को 95% ले लूं और वाटर को 5% ले लूं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। स्पिरिट होती है ना, जिसे स्पिरिट लैम्प जलाई जाती है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। 95% वाटर और 5% ये। तो जब इसको हम उबालते हैं ना, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, एथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 80। तो पॉजिटिव डेविएशन का जो ये दोनों जो जिस कॉमन टेम्परेचर पे उबलते हैं वो कॉमन टेम्परेचर होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, जिस कॉमन टेम्परेचर दोनों एक साथ उबल गए, वो कॉमन टेम्परेचर दोनों के रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से कम है, दोनों के रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो याद रखना, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो जिस कॉमन टेम्परेचर पे उबलते हैं, वो कॉमन टेम्परेचर दोनों के रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, ठीक है। देखो, 80 से भी कम है और 100 से भी कम है। और हाँ, अगर तुम इस परसेंटेज को चेंज करोगे तब ये कॉमन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, लेकिन कभी भी 80 और 100 के ऊपर नहीं जाएगा। तो नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का सोल्यूशन जिस कॉमन टेम्परेचर पे एक साथ उबलता है, वो कॉमन टेम्परेचर दोनों के रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। इसीलिए नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन को हम एक और नाम देते हैं, क्या? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। इसका एक नाम और है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो कभी कभी क्या करता है, आपसे नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन नहीं बोलेगा, बोलेगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। इसका मतलब आपसे वो नॉन आइडियल पॉजिटिव का एग्जांपल पूछ रहा है। ध्यान रखना इन सब बातों का, यही सब इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो जब अब जैसे नेगेटिव डेविएशन को देखो, इसका 118 है, इसका 80 है। तो अगर इसका कंपोजिशन जब मैं 68% लेता हूं और इसका 32% लेता हूं, तो ये दोनों एक ही कॉमन टेम्परेचर पे एक साथ उबलते हैं और वो कॉमन टेम्परेचर होता है 121.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, जिस कॉमन टेम्परेचर पे दोनों एक साथ उबले नेगेटिव डेविएशन के कंपोनेंट, वो कॉमन टेम्परेचर दोनों के रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है? जो नॉन आइडियल के कंपोनेंट होते हैं वो मिसिबल भी होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस भी होता है, फिर भी हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाते। इसका मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कंपोनेंट। आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नॉन आइडियल को नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों कंपोनेंट एक कॉमन टेम्परेचर पे एक साथ उबल जाते हैं, और वो कॉमन टेम्परेचर डिपेंड करता है दोनों की कंपोजिशन पे। नॉन आइडियल पॉजिटिव में वो कॉमन टेम्परेचर दोनों के रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा कम होता है, और नेगेटिव डेविएशन में वो जो कॉमन टेम्परेचर जिसपे दोनों एक साथ उबलते हैं वो उनके रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। इसलिए पॉजिटिव डेविएशन का दूसरा नाम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, नेगेटिव डेविएशन का दूसरा नाम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। बताइए समझ में आता है कि नहीं? बता दिया रीजन मैंने अमित, ऐसा क्यों होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, जो पॉजिटिव डेविएशन है उनके दोनों कंपोनेंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पे एक साथ उबल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और जो निगेटिव डेविएशन वाला है उनके उनका जो 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 जिस कॉमन टेम्परेचर पे उबलते हैं वो कॉमन टेम्परेचर दोनों के रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, ज्यादा का मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो कभी कभी इंट्रेंस में उल्टा ही पूछेंगे आपसे, निगेटिव पॉजिटिव बोलेंगे नहीं, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो तुमको खुद सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल पूछ रहा है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल पूछ रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उससे रिलेटेड हमने सारी बातें कर दी। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड हमने सारी बातें आपको बता दी। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई। पॉजिटिव वाला और ये क्या है बेटा? पॉजिटिव और निगेटिव वाला क्या है? ये क्या है पॉजिटिव वाला और पॉजिटिव नेगेटिव? क्या लिख रहे हो बेटा? ये हमको समझ नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हो तुम। जितना बताया उतना अगर समझ में आ गया तो बस काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी उससे दिमाग लगाने की वाला, हाँ, पॉजिटिव वाला एजियोट्रॉप, तो क्या इसमें क्या बताना क्या है? अच्छा, तुम मुझे बता रहे हो पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, तुम मुझे समझा रहे हो। अच्छा, ओके, तुम मुझे रिवीजन दे रहे हो इसका मतलब। मुझे लगा तुम पूछ रहे हो, तुम तो मुझे ही रिवाइज करवा रहे हो। बहुत बढ़िया, चलेगा। मुझे लगा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता तुम रिवीजन दे रहे हो मुझे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा खत्म हो गई इस तरह से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर, छोटी छोटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फटाफट खत्म भी हो जाएगा, बहुत ध्यान समझो। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले देखो, जब हमको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ना था तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले वेपर प्रेशर समझाया था। तो यहां पर समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिसपे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। मतलब मैं बोल सकता हूं द टेम्परेचर एट विच, ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट को बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं समझ में आता क्या होता है। उनसे पूछो तो बोलेंगे द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल। ठीक है, ऐसे गंदे गंदे आंसर देते हैं। बेटा विराज, अभी मैं आऊंगा आइसोटोनिक, जब बेटा मैं शाम को आज पढ़ाऊंगा ना सोल्यूशन कॉलिगेटिव, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में बताऊंगा बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। आज शाम को सब बताऊंगा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर में आएगा बेटा। और वैसे भी तुम जानने के इच्छुक हो तो आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होते हैं बेटा, ऐसे दो सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है बेटा, उनको आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर एक से ज्यादा होगा, दूसरे से तो हाइपरटोनिक, जिसका कम होगा हाइपोटोनिक। शाम को बताएंगे आपको डिटेल में ये बातें। ठीक है, तो चलिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure।
becomes equal to atmospheric pressure, becomes equal to atmospheric pressure is known as boiling point, is known as boiling पॉइंट। यानी बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का बेटा वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है जरा समझो। मान लो तुमने एक कंटेनर में कोई लिक्विड लिया है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, देखो अब इसके वेपर्स हैं, इसके वेपर्स हैं, जब इस लिक्विड के वेपर्स इसके सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे तभी हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, अभी क्या है बताओ, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितने का होता है एटमॉस्फेरिक 1 atm। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन वेपर्स को इस लिक्विड की सरफेस को छोड़ के ऊपर जाने से रोक रहा है। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। अब मान लो वेपर का जो टोटल प्रेशर है 0.1 atm, तो अभी देखो जो वेपर का टोटल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबाए रहेगा, इस वेपर को सरफेस छोड़ने नहीं देगा। अब समझ लो 0.9 atm हो गया धीरे धीरे करके वेपर का प्रेशर, तो अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो रहा है। जैसे ही ये सारे टोटल का वेपर प्रेशर मिलके 1 atm या उससे ज्यादा हो जाएगा तब ये वेपर लिक्विड की सरफेस को छोड़ के उड़ जाएंगे और हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, यानी किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये सब नहीं होता कि वेपर बनना स्टार्ट हो गया इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आ गया। जब जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड के वेपर हैं वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ के भाग गए वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और वो तब भाग पाएंगे जब सारे वेपर का प्रेशर मिलकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तभी वो वहां से लिक्विड का सरफेस छोड़ सकता है, तभी हम बोलेंगे लिक्विड बॉयल हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बात आती है भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इसका मतलब जब भी हम किसी लिक्विड में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लाइक ग्लूकोज सुक्रोज या यूरिया डालेंगे तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी को बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी सॉल्यूट मिलाने से, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने से, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने से किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100, अब पानी में तुम ग्लूकोज मिला दोगे या सुक्रोज या यूरिया मिलाओगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा ये सब मिलाते जाओगे पानी का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। तो इसको मैं ग्राफ से समझाता हूँ कि कैसे किसी भी लिक्विड में कोई जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आप मिलाते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम हो जाता, बढ़ जाता है। इसको मैं ग्राफ से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा फील आएगी। जरा समझो, ग्राफ देखिएगा जरा सब लोग। इधर ले लिया मैंने वेपर प्रेशर और इधर ले लिया हमने मान लो टेम्परेचर। बहुत ध्यान समझना, इधर टेम्परेचर। ठीक है, अब मान लो इस जगह पे जो वेपर प्रेशर है, इस जगह पे जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर है। 1 atm यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। इस जगह पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बराबर हो गया। तो यानी जब लिक्विड बेटा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मान लो पहले मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, मतलब पानी लिया, सपोज करो पानी लिया, अब पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा वेपर प्रेशर बढ़ता है। सपोज करो मैंने पानी लिया, बहुत ध्यान समझो, पानी लिया, पानी का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया तो पानी का देखो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो पानी का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया। इसका मतलब ये था प्योर सॉल्वेंट, ये था प्योर सॉल्वेंट पानी। इसका जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। वेपर प्रेशर बढ़ते 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 इस पॉइंट पे इस पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो ये टेम्परेचर होगा, जो ये टेम्परेचर होगा, ये होगा टी नॉट, इसको बोलेंगे टी नॉट। ठीक है, टी नॉट बी। टी नॉट बी का मतलब ये क्या हो गया, टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर प्योर वाटर, यानी प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी मैं इसमें कुछ मिलाया नहीं हूं, प्योर सॉल्वेंट। बहुत ध्यान से ग्राफ को समझोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब सोचो मैं इसी पानी में थोड़ा सा ग्लूकोज मिला दिया या सुक्रोज मिला दिया या यूरिया मिला दिया, तो दिमाग लगाना, अगर
अगर मैं इसी पानी में थोड़ा ग्लूकोज, सुक्रोज या यूरिया मिला दूंगा, तो याद करो पानी में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाता हूं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है उस लिक्विड का। तो जैसे ही अभी देखो, अभी पानी का वेपर प्रेशर ये था, यहां से स्टार्ट हुआ था, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ था वेपर प्रेशर। तो अभी क्या है कि अगर मैं इस पानी में कोई दूसरा सॉल्यूट मिला दूंगा, ग्लूकोज, सुक्रोज या यूरिया, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मान लो वेपर प्रेशर ये हो गया सॉल्यूशन का। तो अब देखो यहां से जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहां कट करेगा सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो देखो पानी का वेपर प्रेशर मान लो यहाँ पे था 10 एटीएम, तो अब मान लो यहाँ पे है 4 एटीएम। तो भाई सॉल्वेंट, किसी भी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाने वेपर प्रेशर कम होता है ना, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था 10, अब जब सॉल्यूशन का हो गया 4 और वेपर प्रेशर कम हो गया, देखो जब ये वेपर प्रेशर कम हो गया, इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ कट करेगा। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर होगा, ये वाला जो टेम्परेचर होगा, इसको टीबी बोलेंगे। ये क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे आके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ, तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। तो दिमाग लगाओ बेटा, पहले बॉइलिंग पॉइंट ये था, दिमाग लगाओ, पहले बॉइलिंग, और ये यार पहले बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना था? पहले बॉइलिंग पॉइंट आपका जो था वो इतना था, इतना बॉइलिंग पॉइंट था। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? इतना हो गया। क्या एलिवेशन नहीं हुआ बॉइलिंग पॉइंट में? बढ़ गया ना बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफ समझ में आया कि नहीं? वही ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, समझा? सबको समझ में आया ग्राफ? वेरी गुड। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो अगर बेटा मैं निकालूं कि भाई डेल्टा टी नॉट बी क्या है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जब हमने कुछ नहीं मिलाया था। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर एलिवेशन कितना हुआ, अगर मैं निकालूं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी कितना आएगा? कैसे निकालूंगा डेल्टा टीबी? टीबी माइनस टी नॉट बी, तभी तो डेल्टा टीबी आएगा ना। कितना भाई? इससे इसको माइनस कर दूंगा तभी तो मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा ना, कि इतना ही बॉइलिंग पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गया। ठीक है, तो डेल्टा टीबी जिसको बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू टी टीबी माइनस टी नॉट बी। और थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में, थर्मोडायनेमिक्स बोलती है जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी का। इसका मतलब जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होगी। और अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? एक कांस्टेंट लगाऊंगा के बी इंटू एम। तो ये हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम तो मोलैलिटी है, मोलैलिटी के बारे में बहुत कुछ आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या? टी माइनस टी नॉट, ऐसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टीबी। कभी आपसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा, कभी प्योर का बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेगा, सब निकाल लेंगे हम लोग क्वेश्चन के दौरान। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी क्या होगा? टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी सॉल्यूशन का, टीबी प्योर। तो अब बात आती सर ये केबी क्या है? ये केबी क्या है? तो बेटा केबी का नाम है, केबी को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। केबी एक कांस्टेंट है जिसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब थोड़ी सी बात केबी की कर लेते हैं। अब थोड़ी सी बात किसकी कर लेते हैं? केबी की। चलो तो जरा थोड़ी सी बातें करते हैं केबी की। तो केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको कुछ लोग एक नाम और देते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल क्या होता है बेटा इसका अगर बात करें, तो केबी की वैल्यू केवल डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिक्विड पे, और किसी पे केबी की वैल्यू ना, टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी चेंज करो केबी नहीं चेंज होगा। हर लिक्विड का अपना एक केबी वैल्यू होता है जो फिक्स होता है, जो आपको हमेशा क्वेश्चन करते समय
बता दिया जाएगा कि इस लिक्विड का केबी की वैल्यू इतना है। यानी केबी, द वैल्यू ऑफ केबी इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। द वैल्यू ऑफ केबी, द वैल्यू ऑफ केबी only depend upon, only depend upon, only depend upon nature of liquid, nature of लिक्विड, केवल लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर के लिए बात करूं, अगर लिक्विड मेरा वाटर है तो वाटर का केबी फिक्स है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये वाटर का केबी है, वाटर का केबी इतना ही होता है। अब तुम इस पानी में नमक मिलाओ, चीनी मिलाओ, जितना दिल करे उतना मिलाओ, पानी का केबी नहीं चेंज होगा। केबी केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। हर लिक्विड, जैसे दारू का अपना केबी है, अल्कोहल का अपना केबी है, क्लोरोफॉर्म का अपना केबी होता है, बेंजीन लिक्विड का अपना केबी होगा। फिर उस लिक्विड में तुम कुछ भी मिलाओ, कितना भी मिलाओ, केबी कभी नहीं चेंज होगा। हर लिक्विड का अपना केबी फिक्स होता है, फिर उसमें तुम कुछ भी मिलाओ, कितना भी मिलाओ, केबी कभी चेंज नहीं होगा, केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। अच्छा, आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी केबी को डिफाइन करने के लिए बोलते हैं कि डिफाइन केबी, केबी को डिफाइन करिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं मोलैलिटी को 1 मान लूं, मोलैलिटी को 1 मान लूं, इसका मतलब डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। अगर मोलैलिटी को 1 मान लूं तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। इसका मतलब केबी को कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यानी केबी इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट when 1 mole of solute dissolved in 1 kilogram solvent। क्योंकि भैया तुमने मोलैलिटी 1 माना है, मोलैलिटी 1 माना है, यानी कि 1 मोल सॉलिड को तुमने 1 केजी सॉल्वेंट में डाला है। तो अगर केबी को डिफाइन करना हो तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं केबी के बारे में बातें? समझा केबी? समझ में आ गया केबी? यस। अच्छा, मोस्टली तो बेटा केबी की वैल्यू दे देते हैं हमेशा, बट कभी कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कभी कभी केबी कैलकुलेट करवा लेते हैं। तो केबी निकालने का फॉर्मूला भी आपको दे रहा हूं, हालांकि 90% क्वेश्चन में केबी देगा, ये 10% चांसेस है ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए। तो केबी निकालने का फॉर्मूला होता है आर टी नॉट स्क्वायर कैपिटल एम डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये केबी निकालने का फॉर्मूला होता है, जहां आर तुमको पता है कि आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी 3 वैल्यू होती है, ये भी आपको पता है। जूल में 8.314, लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, और कैलोरी में 2 कैलोरी, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। अच्छा, टी नॉट क्या है? टी नॉट अभी भी बताया था। टी नॉट क्या होगा? टी नॉट होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट भाई, क्योंकि केबी लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कैपिटल एम क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। पानी है तो यहाँ 18 रखोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1000 तुम्हारे घर में, मेरे घर में 1000 ही रहेगा, ठीक है। डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है बेटा? डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है अगर आपसे बताऊं, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हम पढ़ाएंगे जब आपको इस साल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये क्या है? डेल्टा एच वेपो क्या है? इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक मोल लिक्विड को, एक मोल लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए, एक मोल लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होता है, उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो भैया कभी कभी तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डायरेक्ट देंगे एंट्रेंस में, और कभी कभी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ना देके आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे देते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? एलवी। देखो, एक मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है
तो जो हीट देना पड़ेगा उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन अगर 1 ग्राम लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। बहुत ध्यान समझना। जैसे पानी है, मान लो पानी है, पानी का मोलर मास क्या होता है 18 ग्राम। 18 ग्राम पानी का मतलब 1 मोल पानी। इसका मतलब